Dear students, welcome back. I am very happy कि I am returning back to my old students जो पूरा कर रहे हैं एक ऐसे सिलेबस को जो अब खत्म हो जानी है, CBCS या LOCF कह लीजिए आप, जिन्होंने कि जिसके बाद कि अब जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो इस सिलेबस को नहीं पढ़ रहे हैं, तो सेमेस्टर 5 और 6 के बाद जो है एक तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी ये टास्क बाकी है, अभी 2 सेमेस्टर आपके लिए है। यदि आप सेमेस्टर 5 में हैं DU एंड अदर यूनिवर्सिटी में ओल्ड सिलेबस के अनुसार, तो मैंने जो ये शुरुआत की थी इस चैनल की वो इन्हीं स्टूडेंट के लिए की थी। CBCS सिलेबस उस समय में था, लेकिन 2019 में ही LOCF में कन्वर्ट किया गया और फिर 2020 के बाद NEP में। इतनी तेजी से जो चेंज हो रहे हैं ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता एजुकेशन सिस्टम में, कि आप 4 साल के अंदर 3 बार चेंजेस देख रहे हैं। बट एनी हाउ, लेट अस होप कि सब अच्छा रहेगा। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूं जो मेरे स्टूडेंट 5th सेमेस्टर का एग्जाम DU या SOL, IGNOU या किसी अन्य यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, उनकी जो सेमेस्टर एग्जाम होने वाली है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, उनके पास 3 इयर्स के क्वेश्चन जो DU में पूछे गए हैं लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में लगभग एक जैसे पूछे आते हैं, उसको एनालाइज करके थोड़ी बहुत उनको जो मदद हो उससे डिस्कशन करके उनके दिमाग में रिवर्बेट करती है और वो कहते हैं कि सर एग्जाम में काफी हेल्प मिलता है। तो चलिए ये कोशिश करते हैं कुछ समय निकाल करके। 3 years paper analysis 2022, 21 and 2020 analysis explanation। गेस को आप छोड़ दीजिए। क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी सेमेस्टर 5 बी ऑनर्स पॉल साइंस। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग थोड़ी बहुत रिविजिट करें उन थॉट्स को, आपको बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार, कि यदि आप सेमेस्टर 5 में हैं और आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं JNU, DU, BHU, SCU या पुडुचेरी यूनिवर्सिटी CUET PG के थ्रू, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंजॉयबल, वो हो सकता है कि आप ज्वाइन करें दिसंबर बैच ऑफ CUET PG 2024 जो कि अभी जस्ट शुरू हुई है। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। नॉमिनल कॉस्ट पे यदि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं yespolsciencehelp@gmail। और इसमें ध्यान रखें कि आप कभी भी इसमें ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं, कोई लॉस नहीं होती, कि जितने टेस्ट पेपर इसमें और जितने काउंसलिंग सेशन इसमें दिए गए हैं वो दोनों ही ऑनलाइन अवेलेबल हैं ग्रुप में। आप उसको कभी भी टेस्ट को ले सकते हैं, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड कभी भी उस काउंसलिंग सेशन के रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, लेकिन अर्ली द बेटर। अब आइए, ये जो सिलेबस है जो अब खत्म हो जाना है, उसमें पहला जो है टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन है, जिसका मायने क्या होता है कि जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, ऑफ कोर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है ये, तो आप प्लेटो के रिपब्लिक को या प्लेटो के लॉ को, स्टेटमेंट को कैसे समझे। इतने 2000 साल 2400 साल हो गए हैं, तो उसके डिफरेंट अप्रोचेज हैं। उस पर ये है, टेरेंस बोल की जो आर्टिकल है उस पर सारा आपका सिलेबस बेस्ड है लगभग। देन प्लेटो के जो थॉट हैं, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको पता है इनके थॉट कितने यूनिक, कितने रेडिकल, कितने रोमांटिक, कितने यूटोपिक जैसे थे, जो अभी भी लोगों को रोमांचित करते हैं। तो उनके जो आइडियल स्टेट की जो थॉट है, जस्टिस का जो थॉट है, एजुकेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन, कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स, प्रॉपर्टी, और एक अच्छे समाज को लाने के लिए एक थिंकर क्या क्या सोच सकता है, उसकी प्लेटो में आती है। एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य हैं, उनका उनका जो आइडियाज, थ्योरी ऑफ फॉर्म या कॉजेशन की जो थ्योरी है, उनकी जो इथिक्स, वर्चू पे उनका बहुत काफ़ी सारे थॉट हैं जो उन्होंने निकोमेकियन इथिक्स, यूडोमोनियन इथिक्स में दिया है। जीवन कैसे वर्चुअस वे में जिए और स्टेट का क्या रोल है उस वर्चुअस लाइफ को रियलाइज करवाने में। स्टेट को भी एक हाईएस्ट इथिकल इंस्टीट्यूशन में मानते हैं। उनकी जो थ्योरी सिटीजनशिप पे है, न्याय के बारे में उनका जो जो थॉट है वो बहुत डिफरेंट है अपने गुरु से, उसके बारे में। और उनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है जो कि बार बार रिवर्वेट होती है हेगल से लेके और कई और थिंकर की थ्योरी ऑफ स्टेट में। और उनका जो थॉट है घर कैसे चलाना चाहिए, उसमें मर्द, वुमेन और स्लेव का क्या रोल है, ये सब आपको पढ़ने हैं। देन मैकियावेली, जो कि एक करवट लेते हुए समय को प्रतीक के प्रतीक हैं, जबकि यूरोप मेडिएवल काल, जिसको वो डार्क एज कहते हैं, उससे निकल करके एक रिनेसा या उजाले लाइट की तरफ बढ़ रहा था। तो उस मॉडर्निटी के टर्न को एक पॉलिटिकल थिंकर जो दर्शाता है वो मैकियावेली है।
तो कैसे वो पॉलिटिक्स को जो है वो नॉर्मल जो प्राइवेट मोरलिटी या कन्वेंशनल मोरलिटी से अलग करके ऑटोनोमस बनाते हैं। पॉलिटिक्स की मोरलिटी को अलग ही कहते हैं, वो सेपरेट है। जो नॉर्मल मोरलिटी के टर्म में वाइसेस हैं वो पॉलिटिकल मोरलिटी या पब्लिक मोरलिटी में वर्च्यू हैं। वहां पे यदि आपके प्राइवेट मोरलिटी में झूठ बोलना गलत है तो यहां झूठ बोलना सही है, लाइक दैट। एंड उन्होंने जो एडवाइस दिए प्रिंस को कि अपने स्टेट को कैसे बचाएं, वो एक तरह से इमोर्टल एडवाइसेस बन गए। एंड अपने यहाँ भी जो कौटिल्य हैं वो लगभग मैच करते हैं इस टाइप के रियलिस्ट। उनके जो आइडिया रिपब्लिकनिज्म पे हैं वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने। और अब कई तो लोग कहते हैं कि जो अमेरिकन रिपब्लिक है अभी मॉडर्न यूएसए, वो मैकियावेली का जो रिकमेंडेशंस हैं अच्छे रिपब्लिक के, उसके काफ़ी चीज़ों को वो लेता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। हॉब्स जो हैं वो एक बड़े यूनिक थिंकर हैं, क्योंकि उनमें एक ही साथ एक एब्सोल्यूटिज्म, मतलब कि एब्सोल्यूट स्टेट, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के उनके थॉट में दिखती है, और वहीं पे वो जो है लिबरलिज्म के ग्रैंड फादर की तरह नजर आते हैं, जहां की इंडिविजुअलिज्म भी दिखती है। निगेटिव लिबर्टी का पहले बार जो है वो कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। नेचुरल लॉ को मॉडर्नाइज करते हैं, और वो नेचुरल राइट की भी बात करते हैं। तो उनकी जो सोशल, और पहले वो मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो स्टेट है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो किंगशिप है या सॉवरेनिटी, वो सब कोई डिविनिटी नहीं है, उसमें कोई डिवाइन नहीं है, ना ही कोई डिवाइन राइट है। ये सब एक ह्यूमन क्रिएशन है, एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। इंडिविजुअल ने अपने ऑर्डरली और पीसफुल लाइफ के लिए इसको क्रिएट किया। इस टाइप के रेडिकल थॉट उस समय में लाना 1650 के आसपास हॉब्स, तो उनके बारे में पढ़नी है। लेकिन इनके थॉट जो ह्यूमन नेचर पे हैं वो थोड़े निगेटिव हैं। स्टेट ऑफ नेचर, जहाँ की कोई सॉवरन नहीं होता या हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती, स्टेट नहीं होती, वो बड़ा डरावना है, तो वो भी आपको पढ़नी है। लॉक जो है बड़े मॉडरेट वे में हॉब्स के कंपैरिजन में आते हैं उसके कुछ समय बाद, कुछ दशकों बाद, और वो बन जाते हैं चैंपियन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म के फादर और नेचुरल राइट थ्योरी के फादर। तो वो जो है काफ़ी अपने थॉट में गॉड एंड एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को इन्वोक करते हुए दिखते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव दिखते हैं। कंजर्वेटिव यहाँ पर समझ लीजिए लिबरलिज्म से अलग है, वो भी लिबरल की एक धारा है जो ट्रेडिशंस एंड इन सब को मानते हैं। और वो जो कॉन्सेप्ट देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो काफ़ी मान्य है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है। जो 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 गवर्नमेंट है या जो सॉवरेन को धारण करता है, सॉवरेनिटी तो उनका कहना था कि पीपल में निहित रहती है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, लेकिन फॉर ए टाइम बीइंग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट उसको जो है धारण करती है या उसको यूज करती है। तो वो उनका कहना था कि रूल केवल कॉन्सेंट पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब आपकी लेजिटिमेसी केवल ये है कि जिस पर आप शासन कर रहे हैं उन्होंने आपको शासन करने का के लिए जो है एग्री किया है। तो थ्योरी ऑफ कॉन्सेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उनके पॉलिटिकल थॉट में। इसके अलावा जो उनके नेचुरल राइट की थ्योरी है, खास करके जो प्रॉपर्टी राइट की, वो बन जाता है टीनेट, बेसिक टीनेट ऑफ लिबरलिज्म इन मॉडर्न काल। तो उन्होंने लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का जो नेचुरल राइट का ट्रॉय का प्रिंसिपल दिया, वो एक स्लोगन के जैसा बन जाता है। और उनकी जो प्रॉपर्टी राइट की थ्योरी, इसको लॉकियन प्रोविजो कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लिबरलिज्म के जितनी भी आप देखते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के अधिकतर जो अंश हैं, लाइक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, टॉलरेशन, मल्टीकल्चरलिज्म भी उसी से आता है, ये सब लॉक के थॉट से दिखते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर इन मॉडर्न काल। तो ये जो है सिलेबस है। अब वैसे आप 4 एग्जाम दे चुके हैं, 4 सेमेस्टर, तो आपको क्या कहना है कि कैसे स्ट्रैटेजी, लेकिन फिर भी 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 का जवाब देना है तो होता है, 8वां क्वेश्चन नोट होता है 4 टॉपिक पे, 2 आपको चुनना होता है। कुछ क्वेश्चन जो है ट्विस्टेड ऑफबीट होते हैं जिसको आपको सीधा करना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ सोशल साइंस में ब्यूटी यही है, क्वेश्चन ऐसा है और आप इसको स्ट्रेट करते हैं और जवाब देते हैं। तो आप देखेंगे एक क्रम में कि कैसे जो है ऑफबीट क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। यहाँ पे सोशल साइंस में मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी आप सीख सकते हैं इसको, कि कुछ भी सही या गलत आंसर नहीं होता, आपका एक पर्सपेक्टिव होता है। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से, किसी भी साइड से जो है उसको आंसर दे सकते हैं। वॉच 5-6 टाइम द पॉल साइंस हेल्प वीडियोस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे टॉपिक पे कवर्ड हैं। यू आर लकी कि ये
बार बार आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा एग्जाम गाइड भी इस पे जो है रिवाइज गाइड है, तो आपके लिए तो बहुत काम आसान है। इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से और उसको कम से कम जो है 6-7 बार पढ़ डालिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो है 3 इयर्स का क्वेश्चन देखेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत। सबसे पहला है टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। जैसा मैंने बताया कि जो क्लासिक टेक्स्ट है 2000-3000 साल पहले, इंडिया में भी प्रॉब्लम है कि कैसे मनुस्मृति को हम जो है इंटरप्रेट करें, कैसे बृहस्पति स्मृति या कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, शुक्रानीति को, वेद व्यास के महाभारत को, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्यों ये डिफिकल्ट है, चलिए आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 2022 में, क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा था ये ट्विस्टेड जैसा दिखता है, आपको लगेगा ये तो पूछा ही नहीं कि वेरियस अप्रोचेस टू इंटरप्रेट द क्लासिकल टेक्स्ट। एक ही बात है, आप स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी तभी करते हैं जब आप एंशिएंट क्लासिकल टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करके समझेंगे, तभी स्टडी करेंगे। तो ये क्वेश्चन सेम है जो यहां पे लिखा गया है, व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ टेक्स्ट इन क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये ट्विस्टेड है, यहां क्लासिकल टेक्स्ट हटा दिया, केवल पॉलिटिकल फिलॉसफी लिख दिया, यहां पे सीधा है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसी को मैं कहता हूं कि इसको सीधा कर लीजिए। तो अब क्या है कि ये जो वेरियस अप्रोचेज हैं वो अलग अलग चश्मे हैं, नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिससे आप उस टेक्स्ट को समझते हैं। यदि आपने मार्क्सियन चश्मा पहन लिया, मार्क्स की आइडियोलॉजी को, तो आपको प्लेटो अलग दिखने लगेगा। आपको दिखने लगेगा कि देखो ये कैसे जो है कैपिटलिस्ट क्लास के लिए बना है, जो प्रोड्यूसर क्लास है कैसे उसको जो है पब्लिक लाइफ से ही निकाल दिया, उसको कोई अधिकार ही नहीं है राज करने का। आपको एरिस्टोटल जो है वो दिखने लगेगा कैपिटलिस्ट क्लास का समर्थक, कि कैसे स्लेवरी को समर्थन करते हुए दिखते हैं। इस तरह से यदि आपने फेमिनिस्ट चश्मा लगा लिया अप्रोच, तो आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी जो वो टेक्स्ट हैं वो अलग दिखने लगेंगे। आप उसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि एरिस्टोटल कितना जो है एंटी फेमिनिस्ट था, कि उसने फीमेल के बारे में कितनी अनचैरिटेबल बातें कही। इस तरह की आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि प्लेटो ने कैसे कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी रखा, कितना उसने लेडीज को जो है, वाइफ्स को ये पता भी नहीं है कि कौन उसका हस्बैंड है, लाइक हस्बैंड को पता नहीं, वाइफ एंड बच्चे। तो कई चीजें जो हैं आपको वो अलग दिखने लगेंगी, जो कि जब आप वो अप्रोच से देखते हैं। तो ऐसे कितने ही अप्रोच जो है मैंने आपको बताया है, गाइड में भी बताया है, मार्क्सियन अप्रोच, फेमिनिस्ट अप्रोच, न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच, जिसमें कि वो कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं उसी समय में जब लिखी गई है, उस समय के कॉन्टेक्स्ट से उसको एक पॉलिटिकल डायलॉग मानते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली लियो स्ट्रॉस का जो स्ट्रॉसियन अप्रोच है, जिसमें कि वो ये मानते हैं कि इसको उन टेक्स्ट को समझने के लिए स्पेशल ज्ञान चाहिए, क्योंकि उन्होंने डर के लिखा है। वो ऐसे समाज सुधारक थे जो अपने समय से बहुत आगे थे, एंशिएंट जो पॉलिटिकल थिंकर, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे, और उन्होंने जो लिखा है वो एक इनविजिबल इंक के जैसा है, आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। इस टाइप की बातें और कई तरीके से आप जो है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे एक अप्रोच जैसे कार्ल पॉपर ने लिया, जहां पे आप ये देखते हैं कि जो भी क्लासिकल टेक्स्ट है ये एक ओपन सोसाइटी, ओपननेस, लिबरल सोसाइटी की रचना के लिए बढ़ रहा है या टोटलिटेरियन, तो वो भी एक अप्रोच है। तो मेनी अप्रोच मैंने बताया है उसको। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, 5-6-7 अप्रोच, उसके प्रॉस एंड कॉन्स लिख दीजिए जैसा मैंने गाइड में लिखा है। ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट इन क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इसको भी आप ट्रेडिशन भूल जाए, आप ऐसे पढ़िए, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटरप्रेटिंग क्लासिकल टेक्स्ट इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। सिंपल, ये भी इसको ट्विस्टेड है, इसको सीधा कर लीजिए। चैलेंजेस क्या है, बहुत सारे। सबसे पहला है कि इतना पुराना है, उस समय में शब्दों के जो मायने होते थे आज वो बदल गए हैं। आप समझिए, आप जब जेनियोलॉजी ऑफ वोकेबलरी में आप जाएंगे तो आपको 300 साल पहले नेशनलिज्म नाम का वर्ड ही नहीं मिलेगा। तो उस समय में नेशनलिज्म टाइप की भावना वो कैसे, किस चीज से दिखाते थे। इंडिया में देखेंगे तो लोग अपने जात को देश मानते हैं, कोई भाषा को देश मानता है, तेलुगु देशम, बंगाल भाषा अपने क्षेत्र को देश मानता है। तो उस टाइप से जो है, जो वर्ड उस समय में उन्होंने यूज किए उसका आज क्या मायने है किसी को पता नहीं। बहुत सारे लैंग्वेज के चलते प्रॉब्लम होता है। जैसे इटालियन में वर्टू मैकियावेली कहते हैं, उसको लोग वर्चू समझ लेते हैं। फॉर्चूना कहते हैं, उसको फॉर्चून समझ लेते हैं।
तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, इवन इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट में भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उस समय के जो समय काल थी उसके परिवेश में लिखा जाता है, कॉन्टेक्चुअल होता है। हर टेक्स्ट जो है उस समय के लिए एक पॉलिटिकल डायलॉग का एक पार्ट होता है। जो थिंकर होता है उस समय में जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं या जो चेंजेस हैं, उस पर अपना उनका एक वक्तव्य होता है। उसको आज यदि आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ कई बार समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यदि एरिस्टोटल ने स्लेवरी को सपोर्ट किया तो आज आपको लगेगा दकियानुसी है। आप कैन यू बिलीव कि 2400 साल पहले वो क्या कह सकते थे कि स्लेवरी जो है उसको खत्म कर दो, उनकी उनकी हत्या हो सकती थी। वैसे भी उनको भागना पड़ा था एथेंस से। तो ये हमें समझना चाहिए कि उस समय के परिवेश में जो वो कह रहे हैं उसका क्या मायने है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, और कई और चैलेंजेज हैं, क्योंकि फिर एक चैलेंज तो ये भी है कि आज के समय से आप उस समय को समझना चाहते हैं। कई बार आप आज के जो जो फ्रेम होता है उसको वहां पे फिट करके समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई पर्सपेक्टिव ओढ़ ले तो आपको अलग दिखने लगता है। मतलब पीला चश्मा पहनेंगे तो पीला दिखेगा, मार्क्सियन चश्मा पहन ले तो आपको पूरा ही अलग दिखेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप कौन से अप्रोच से उसको देखते हैं एंड उसको कैसे समझते हैं। सो डिफरेंट चैलेंजेस जो मैंने अपने वीडियो में भी कहा है, गाइड में भी कहा है। तो यही दो क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। एक कि क्या डिफरेंट अप्रोचेज हैं टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी में, और उसके चैलेंजेस क्या हैं। जो दोनों मैंने डिस्कस किए यही आएगा एक घुमा के एक, भले ही वो उसको ट्विस्टेड फॉर्म में आए। अब आइए थिंकर पे आते हैं, प्लेटो। प्लेटो जो है, सभी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी मैंने पढ़ा है और सभी लोग भी यही कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वो रोमांटिक हैं, यूटोपिक हैं, रेडिकल हैं। मतलब रोआ खड़ा करने वाली टाइप की उनकी थॉट है, जो जो इवन एरिस्टोटल में नहीं है। मतलब उनकी आइडियल स्टेट यदि पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कहीं कोई कोई मजाक तो नहीं है क्या, इस टाइप का भी कोई सोच सकता है थिंकर की जैसे कोई डिजाइन करके स्टेट बनाया गया, हर चीज डिजाइंड है। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो 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 रूलिंग क्लास है उसको ना तो संपत्ति रखने का अधिकार हो ना परिवार रखने का। मतलब इतना स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी के लिए या करप्शन को खत्म करने के लिए भी सोचा जा सकता है क्या। तो इस टाइप के थॉट उनके हैं। उनका जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है वो भी उतना ही रेडिकल है, जहां पे वो पूरी दुनिया को ही जो है वो माया करार देते हैं। ये अद्वैतवाद जो हम लोगों के आदि शंकराचार्य का है उस टाइप का है कि ये पूरी दुनिया माया है, इल्यूजन है, शैडो है। एक्चुअल जो नॉलेज की दुनिया है वो तो हम देख ही नहीं पाते, उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। इसके अलावा जो उनके फिलोसोफर किंग की जो उनकी परिकल्पना है कि रूल किसे करना चाहिए, इनफैक्ट प्लेटो के बाद किसी ने भी इसको इस तरीके से नहीं कहा। वो जिसके पास ज्ञान है, फिलोसोफर किंग, वो नहीं जिसके पास तलवार है। उस एक्चुअली रूल किसने किया, जिसके पास तलवार है, जो जो छल कपट बल के पर डोमिनेट कर सकता है, वही रूल करते हैं, अभी भी रूल करते हैं। लेकिन प्लेटो ने क्या कहा था कि या तो फिलोसोफर जो है वो किंग बने, या जो किंग है वो फिलोसोफर के जैसे हो, नहीं तो जो सिटी स्टेट होंगे या स्टेट होंगे हमेशा बीमार रहेंगे। तो क्या हम लोग बीमार परिवेश में रह रहे हैं प्लेटो के अनुसार। एनीवेज, ये तो भाषण हो गई। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 philosophers are the most suitable to rule। तो ये तो बिल्कुल प्लेटो का है कि जिसके पास ज्ञान है उसको रूल करना चाहिए। क्यों? इन्होंने कई 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 कारण बताए हैं। क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल गाइड बन सकता है, वो आपका ट्रू लीडर बन सकता है, क्योंकि वो देख रहा है वो रियल दुनिया, इंटेलिजिबल वर्ल्ड। और आप जो हैं, जो जो जिनको रूल कर रहा है वो शैडो में रह रहा है, वो एक छद्म दुनिया को देख रहा है, मायावी दुनिया को देख रहा है। उसको वो उसी तरीके से रास्ता दिखा सकता है फिलोसफर किंग। जैसे कि कोई यदि गुफा में से बाहर निकल गया है एक आदमी और वो धूप में है, तो वो शैडो से, गुफा के शैडो से सबको बाहर का रास्ता दिखा सकता है फिलोसफर किंग। तो उनका जो फिलोसफर किंग का जो थॉट है वो उनके बहुत सारे थॉट को दर्शाता है। ट्रांसडेंटल नॉलेज जो अदर वर्ल्डली है, रैशनलिज्म एंड रूल कैसा होना चाहिए, किंग का क्या गुण होना चाहिए एंड ऑल। तो ये मैंने गाइड में भी लिखा है, पढ़ लीजिए। प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या कहता है, मतलब एक बेसिकली दो दुनिया है। एक दुनिया जो है, जो अभी मैं बता रहा था, परे दुनिया, जो हम अपने ज्ञान की आंखों से देख सकते हैं, जिसको उन्होंने इंटेलिजिबल वर्ल्ड कहा। और एक दूसरी दुनिया जो हम अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से देखते हैं, आंख नाक कान छू करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, उसको उन्होंने क्या कहा, विजिबल वर्ल्ड। तो उनका कहना था ये जो विजिबल वर्ल्ड है
ये माया है, ये एक्चुअल नहीं है, ये रियल है ही नहीं। जो वर्ल्ड, नॉलेज की वर्ल्ड है, वो रियल है, वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है। जैसे गुलाब के फूल के होने का क्या मायने है, आइडिया ऑफ बीइंग रोज, वो इटर्नल है, वो कभी जो है आइडिया ऑफ बीइंग रोज जो है कभी मुरझाता नहीं है, कभी वो खत्म नहीं होता। लेकिन उसको जो ये यहाँ पे शैडो हम जो देखते हैं एक रोज को, वो आइडिया ऑफ रोज के होने का मात्र एक शैडो जो सेंसरी एक्सपीरियंस देते हैं, वो मुरझा जाता है, 3 दिन में टूट जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, तो यही उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म था, आप इसको पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन प्लेटोज 2021 में, एक्सप्लेन प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स रिलेशन टू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। अब देखिए उनका जो न्याय का जो प्लाटोनिक जस्टिस एक अलग ही टाइप की जस्टिस है। उसमें कोई कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई जो है सजा नहीं है, कोई टिट फॉर टैट नहीं है, रिट्रीब्यूशन नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। वो क्या है, वो हार्मनी ऑफ सोल है। मतलब एक व्यक्ति का, उनका कहना था कि जो आत्मा है उसके 3 खाने होते हैं। कुछ आत्माएं जो हैं वो विजडम से गाइडेड होती हैं, कुछ जो आत्माओं में स्पिरिट या करेज का गुण बहुत ज्यादा होता है, और कुछ में जो है एपेटाइट मतलब खाओ पियो मस्त रहो का गुण ज्यादा। तो यदि ऐसा है, तो यदि हम आदमी के आत्मा में झांके और देखें कि यदि उसमें पढ़ाई लिखाई विजडम उस टाइप का ज्यादा गुण है, और उसको हम फिलोसफर किंग की ट्रेनिंग दें और उसको राजा का काम दें, और जिसमें स्पिरिट या करेज है उसको हम सोल्जर की ट्रेनिंग दें, उसको रक्षा करने का दें, और जिसमें एपेटाइट का है उसको प्रोड्यूसर क्लास बनाए, तो जो ये हार्मनी ऑफ सोल है ये बदल जाएगा हार्मनी ऑफ सोसाइटी इन 3 क्लासेस, द प्रोड्यूसर क्लास, द सोल्जर क्लास जिसको ऑक्सिलरी कहा उन्होंने, एंड फिलोसफर किंग। और यही न्याय है। मतलब उनके अनुसार से न्याय का मतलब ये होता है जब एक व्यक्ति अपने आत्मा की जो एप्टीट्यूड है उसके अनुसार से उसका काम जो है समाज में है, और वो अपना काम बेस्ट वे में करता है, क्योंकि गॉड या नेचर ने उसको उसी काम के लिए सबसे अच्छा बनाया है, और वो ये नहीं सोचता कि दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा क्लास का व्यक्ति वो क्या कर रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो न्याय है, और आइडियल स्टेट इसी न्याय व्यवस्था पे आधारित है, जो कि रूल्ड होता है फिलोसफर किंग से, जहां पे कि स्टेट जो है वो एजुकेशन देती है बच्चे को कंपलसरी, और जहां एजुकेशन के बेसिस पे ही 3 क्लास में जो है लोग भेजे जाते हैं, ना कि किसी जन्म के आधार पे, और जो प्लाटोनिक जस्टिस पे आधारित है, जहां हार्मनी ऑफ सोल है और हर व्यक्ति अपने आत्मा के एप्टीट्यूड के अनुसार क्लास को बिलोंग करता है, और उसको पूरे मनोयोग से उस कार्य को बिना ये जाने हुए और बिना इस पर ताक झांक किए कि बगल के क्लास वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी को निभाता है। प्लाटोनिक आइडियल स्टेट, जहां कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई लॉ की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस कोई कचहरी की जरूरत नहीं। 2020 में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो आप देख रहे हैं कि कैसे उनका जो एजुकेशन है वही उसके आइडियल स्टेट की जान है। तो उन्होंने पूरा एक इलॉबोरेट मेथड बताया कि कैसे बच्चे को शुरू में क्या एजुकेशन दिया जाए, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, फिर बाद में क्या पढ़ाया जाए, कैसे उनका टेस्ट लिया जाए, और किस तरीके से उनको डिफरेंट क्लास में जो है उस टेस्ट के बेसिस पे दिया जाए। 50 साल तक एजुकेशन चलती है, याद रखिए। फिलोसफर किंग की जो भर्ती होती है, जब उनको राजा के रूप में उनको उतारा जाता है पॉलिटिक्स में, तब तक वो 50 साल का एज कर लेते हैं। 35 साल के एज तक जो है वो ऑक्सिलरी या सोल्जर क्लास को पढ़ाया जाता है। इसलिए रूसो कहते हैं कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है, इट इज द फाइनेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। इस क्वेश्चन को मैंने अपने गाइड में टैकल किया, वहां पढ़ लीजिए। रूसो ने भी एक एजुकेशन पे एक ग्रेट ट्रीटी लिखी है, इमिली, इमाइल कह लीजिए। फोकस थीम इसमें यदि आप देखें तो उनका जो आइडियल स्टेट है, उसका जो रिलेशन उनके जो जस्टिस से कैसे रिलेटेड है, यहाँ जो पूछा गया है, उनका एजुकेशन सिस्टम यहाँ पूछा गया है। ये अदर जो है थ्योरी ऑफ फॉर्म, उनका जो रेडिकल थॉट्स सच एज कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, ये सब भी पूछा जा सकता है, नोट वोट में पूछा जा सकता है। एरिस्टोटल, जैसा मैंने बताया कि वो अपने गुरु के तुलना में काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट दिखते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल दिखते हैं, काफ़ी इंपेरिकल दिखते हैं, और काफ़ी अलग है उनका थॉट जस्टिस और नॉलेज को लेकर के। तो 2022 में क्वेश्चन है,
What does Aristotle mean by saying that the state is a natural institution? स्टेट पे एरिस्टोटल की थॉट ये है कि मैन नेचुरली एक सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल है और वो केवल स्टेट के अंदर रह करके ही अपने जो अल्टीमेट उसके ह्यूमन होने का जो पर्पस है कि क्यों वो अर्थ पे आया है उसको वो अचीव कर सकता है, जिसको उन्होंने यूडोमोनिया कहा। मतलब कि यूडोमोनिया का मतलब है एक तरह से फ्लोरिशमेंट, जैसे एक फूल जो है एकदम खिल जाता है, उसी तरीके से इंडिविजुअल यदि अपने गॉड गिवन पोटेंशियल को फुल्ली 100% रियलाइज कर ले तो उसका लाइफ ब्लिसफुल होगा। इस तरह का लाइफ केवल स्टेट में ही रह के हो सकता है। इसलिए स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसा नहीं है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहता है कि मैन मेड है। नेचर ने जैसे कि ह्यूमन बनाया है, नेचर ने जैसे नदी तालाब झरना बनाया है, उसी तरह नेचर ने स्टेट बनाया है, क्योंकि उसके बगैर एक नेचुरल प्राणी जो मनुष्य है वो रह ही नहीं सकता है। उनका कहना था यदि कोई रहने की कल्पना करता है तो या तो देवता है या दानव। डिस्कस एरिस्टोटल व्यू ऑन सिटीजनशिप। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि स्टेट टाइम में तो वैसे दिखता है कि पहले इंडिविजुअल आया, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर स्टेट, लेकिन इसेंस में देखा जाए तो सबसे पहले स्टेट आता है। स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल एंड फैमिली एंड सोसाइटी। डिस्कस एरिस्टोटल्स व्यू ऑन सिटीजनशिप। उनकी जो सिटीजनशिप पे व्यू है वो बहुत नैरो है, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो केवल मुझे तो लगता है 8-10% लोगों को एथेंस में सिटीजनशिप देते हैं, क्योंकि वोमेन को हटा देते हैं, फॉरनर को हटा देते हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं है उसको हटा देते हैं, नौकर चाकर मैनुअल वर्क करने वाले को हटा देते हैं। इवन सिटीजन के बच्चे भी सिटीजन नहीं बन सकते यदि उनमें वर्चू ना हो तो। वैसे तो डिसेंट एक है उनका वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन फिर भी वो काफी स्ट्रिक्ट है। कई मतलब मेन है उनका कहना था कि सिटीजन वो है जो मेल है, जो वर्चुअस कंडक्ट करता है, जिसमें ताकत है विचार करने की, मतलब पब्लिक ड्यूटी करने की, जो प्रॉपर्टीड है, मतलब उसको चिंता नहीं है रोटी कपड़ा मकान की, जो टाइम दे सकता है पब्लिक ड्यूटी के लिए। इस तरह के व्यक्ति को वो सिटीजन में देखना चाहते हैं। तो उनकी जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है पढ़ लीजिए। 2021 analyze Aristotle theory on citizenship. Again same question, why did he confine citizenship to the leisurely class? क्योंकि वो कहते हैं कि citizenship is a public duty, ये कोई आसान काम नहीं है। राज काज चलाना बहुत ही टफ है, इसके लिए आपको अपने परिवार से निकलना पड़ता है, इसके लिए आपको रोटी कपड़ा मकान की चिंता, यदि आपने घर की सफाई करते रहेंगे, रोटी बनाते रहेंगे, तो आप पब्लिक ड्यूटी नहीं कर सकते। इसलिए बेसिकली वो उसको अलग करते हैं। एक्सप्लेन 2020 में एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल्डन मीन इन एरिस्टोटल्स राइटिंग। ये अपने निकोमेकियन एथिक्स नाम के बुक में गोल्डन मीन की बात करते हैं, जो कि गौतम बुद्ध ने भी किया था। इसको ये बहुत हाइट तक ले जाते हैं। इनका कहना है कि हर जो एट्रीब्यूट है, जैसे करेज है, तो उसका एक लिमिट जो है फूल हार्डनेस है। जैसे कि मान लीजिए आप लायन के जू में जाएं और आप में इतना ज्यादा करेज है कि आप लायन के चैम्बर में कूद जाएं तो आप अपनी जान दे देंगे, ये तो फूल हार्डनेस है। और पता लगा कि कोई जो है आपके सामने किसी को मार रहा है और आप देख रहे हैं उसके पास में कोई बंदूक भी नहीं है, चाकू भी नहीं है, और वो आदमी इतना हट्टा कट्टा भी नहीं है, फिर भी आप डर के मारे बचाते नहीं है, उसको छुड़ाते नहीं है। तो इस तरह का जो मतलब कावर्डनेस है, इसको भी नकारते हैं। तो आपको जो है हर एट्रीब्यूट में बीच बीच का होना चाहिए। तो एरिस्टोटल का गोल्डन मीन बहुत ही फेमस है, इसको आपको जानना चाहिए। और इवन पॉलिटिक्स में उतारते हैं कि स्टेट में भी गोल्डन मीन को अपनाते हैं कि स्टेट ना तो बहुत बड़ा हो, ना बहुत छोटा हो, ना बहुत डाइवर्स हो, ना बहुत होमोजीनियस हो, ना ही उसको बहुत रिच लोग रूल करें, ना बहुत पुअर लोग करें, लाइक दिस। तो इसलिए उनके आइडिया ऑफ स्टेट में भी वो झलकता है, जो मैंने अपने गाइड में डील किया है। फोकस थीम इसमें जो है उनका थ्योरी ऑफ स्टेट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में हेगल एंड अदर्स ने उसको काफी रिपीट किया है। सिटीजनशिप है, जस्टिस जो इसमें नहीं पूछा गया है, जस्टिस एंड इथिक्स पे भी। इथिक्स में तो गोल्डन मीन पूछा है, लेकिन जस्टिस पे भी उनका थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस बेस्ड ऑन मेरिट बात करते हैं, और वो जो है मॉडर्न जो आप जस्टिस देखते हैं उसकी बात पहली बार एरिस्टोटल करते हैं। और ये भी जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो भी उनके थॉट में दिखता है, जिसको प्रोपोर्शनल इक्वलिटी कहते हैं। उनके अनुसार से जस्टिस का मायने ये है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नॉट अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली।
10 लोग यदि दौड़ रहे हैं, उसमें 5 के पास जूते नहीं है, 5 के पास जूता, तो आप दोनों को सेम रूल से नहीं दौड़ा सकते. दिस इज नॉट जस्टिस. एरिस्टोटल. अदर फोकस थीम जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन को जो उन्होंने 6 पार्ट में बांटा था, तो पूछा ही नहीं है यहाँ, लेकिन पूछा जा सकता है. मेरे गाइड में भी है, वीडियो में भी, जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और उनका कंपैरिजन प्लेटो के साथ. मैकियावेली, चलिए अब बिना किसी भूमिका के, बहुत भूमिका मैंने दे दिया है. 2022 में क्वेश्चन है, मैकियावेली इज समटाइम्स कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर. जैसा मैंने कहा, वो मॉडर्निटी को दर्शाते हैं. उस समय में इटली में रिनेसा हुआ था, रिनेसा के बाद का इटली में उनके थॉट में जो है कई ऐसे मॉडर्न थॉट पहली बार दिखते हैं, जैसे नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, सेक्युलरिज्म, पॉलिटिक्स विच इज ऑटोनोमस, सेपरेट फ्रॉम द नॉर्मल प्राइवेट, जिसको मोरलिटी या कन्वेंशनल मोरलिटी कहते हैं. इस टाइप की बातें जो है उनके पॉलिटिकल थॉट में दिखती है. रिपब्लिकनिज्म जो उस समय फिर से वो लेकर के आते हैं, जो कि बहुत ही मॉडर्न जमाने में आगे बढ़ी, तो इसलिए वो मॉडर्न थिंकर माने जाते हैं. तो यस, आपको कहना चाहिए यस, और सपोर्ट कीजिए, मेरे गाइड में भी है. ह्यूमन नेचर पे जो मैकियावेली का जो थॉट है, वो हॉब्स से राइवल करता हुआ दिखता है. लगता है कि दोनों कंपीट कर रहे हैं कि कौन ज्यादा निगेटिव बता सकते हैं. ये भी ह्यूमन को फिकल, विकेड, जनरली क्रूकेड मानते हैं, जो कि प्यार के बजाय जो है डर से ज्यादा जो है वो कंट्रोल में रहता है. लाइक मेनी अदर निगेटिव थॉट जो है ह्यूमन नेचर के बारे में, वो पढ़ लीजिए. 2021 में है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद मैकियावेली. सेम क्वेश्चन है ये जस्ट ऐसे ट्विस्टेड, ये अलग. क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट एज एक्सपाउंडेड बाय मैकियावेली. ये अलग क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली इसका दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि मैकियावेली ने अपने प्रिंस नाम के बुक में राजा को क्या क्या एडवाइस दी. वही उनका स्टेटक्राफ्ट का थ्योरी है. मतलब कि एक स्टेट को राजा कैसे एक्वायर करे, कैसे मेंटेन करे, कैसे बढ़ाए, उसके लिए उसे क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, क्या क्या उसको करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए. दिस इज स्टेटक्राफ्ट. तो फोकस थीम उनका जो है, कैसे वो एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं. फर्स्ट मॉडर्निटी कैसे उनके थॉट में दिखती है. दूसरा जो है, इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि ही इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, तो अपने काल का शिशु, वो भी पूछा जा सकता है. सेम है कि सभी का एक ही मायने को, एक कैसे वो पहली बार मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को दर्शाते हैं. इसके अलावा जो हो सकता है, वो क्या एडवाइस दिया प्रिंस को, जो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेटक्राफ्ट, वे टू फॉर्चूना, और उसके आइडिया जो रिपब्लिकनिज्म पे है, जो यहाँ नहीं पूछा गया है कि रिपब्लिक कैसे एक अच्छा रिपब्लिक बन सकता है, क्या क्या इसके अच्छे गुण हैं, ये भी पूछा जा सकता है. नाउ कम्स टू हॉब्स. चलिए बिना किसी भूमिका, मैंने काफी भूमिका इसका पहले भी दे दिया है. 2022 में क्रिटिकली एग्जामिन द हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी. ये बड़ा ही यूनिक इन्होंने दिया था. मतलब इनके अनुसार से सॉवरेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है ही नहीं. एक थर्ड व्यक्ति है जिसको, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है इंडिविजुअल, वो अपनी सारे अधिकार, सारे पावर दे देते हैं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू लाइक सेल्फ प्रिजर्वेशन, ऑनर, वो सबको छोड़ करके. और क्यों देते हैं कि भाई तुम हमें एक पीस एंड ऑर्डरली लाइफ दो, क्योंकि हम बगैर एक सॉवरेन के ये वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल में नहीं रह सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते. तो उनका जो सॉवरेन है, उसको उन्होंने लेवाइथन से कंपेयर किया है, जो एक मिथिकल समुद्री सुपर पावरफुल दैत्य जैसा है. और उस लेवाइथन की इस तरह की परिकल्पना है कि उसके हाथ पांव में सारे जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए इंडिविजुअल हैं समाहित हैं, सबकी ताकत लेकर के. और वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, वो लॉ से परे है. वो खुद लॉ बनाता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करता है, उस पर कोई लॉ लागू नहीं होता है, और उसके अगेंस्ट नॉर्मली कोई विद्रोह नहीं कर सकता. एब्सोल्यूट सॉवरेन की उन्होंने परिकल्पना की. लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉब्स रिकमेंडेड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, नॉट एब्सोल्यूट मोनार्किज्म. ये क्वेश्चन ये कहता है कि एब्सोल्यूट सॉवरेन का उनका जो रिकमेंडेशन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की. वो कभी मोनार्की को एब्सोल्यूट नहीं मानते थे. एब्सोल्यूट मोनार्की के क्या मतलब है कि आप मोनार्की के अगेंस्ट में उठी खड़े नहीं हो सकते, मोनार्की दैवी है, डिवाइन राइट, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा था. इनफैक्ट उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से काटा था डिवाइन राइट ऑफ मोनार्की को. इसके अलावा उनका कहना था कि सॉवरेन कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है तो मोनार्क होगा, एक ग्रुप हो सकता है,
एक ओलिगार्ची हो सकती है, एक कमिटी हो सकती है, एक डेमोक्रेसी हो सकती है, रिपब्लिक हो सकता है, कोई भी सॉवरेन हो सकता है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो भी मैंने बताया। हॉब्सेस व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर जो है मैंने बताया, बहुत फेमस इसमें कथन भी है कि इट वाज सॉट, ब्रूटिस, नास्टी एंड ब्ला ब्ला, जो 5 चीजें जो है, सो वो एंड वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो मतलब वो इतना कठिन था, इतना डिफिकल्ट था कि उसमें नरक से भी खराब। तो इसलिए लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सॉवरेन को अपनी सारी ताकत देते हैं कि उस स्टेट ऑफ नेचर से निकल सके। ये सब मेरे गाइड में है, पढ़ लीजिए। 2021 में है हॉब्सेस थ्योरी वाज अ डिफेंस ऑफ द एब्सोल्यूट स्टेट बट नॉट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। अभी मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया और इसको मैंने अपने गाइड में लिखा भी है, इसको पढ़ लीजिएगा। 2020 में है डिस्कस हॉब्सेस व्यू ऑन द स्टेट ऑफ नेचर, डू दे डिफर फ्रॉम दैट ऑफ लॉक। तो ये जो है बहुत अच्छा कंपैरिजन है, मैंने एक वीडियो बनाया है हॉब्स, लॉक, रूसो, उसको पढ़ लीजिएगा। दोनों के स्टेट ऑफ नेचर कितना डिफरेंट है दोनों, और वो इसलिए डिफरेंट है कि हॉब्स ह्यूमन के इनहेरेंट नेचर को निगेटिव रूप में देखते हैं और लॉक उसको पॉजिटिव रूप में देखते हैं। इसलिए लॉकियन स्टेट ऑफ नेचर जो है वो प्री सोशल नहीं है, उसमें सोशिएबिलिटी है। लोग लॉ ऑफ नेचर और अपने गॉड गिवन सेंस ऑफ रीजन से उसको ठीक ठाक से रह सकते हैं, थोड़ी बहुत पीस मेंटेन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो फ्रेजाइल पीस होती है, लेकिन लाइफ उतना बुरा नहीं जितना कि हॉब्स अपने स्टेट ऑफ नेचर में देखते हैं। क्योंकि हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर इसलिए इतना बुरा है कि वहां पे लोग जो है इनहेरेंटली ईगोइस्ट हैं, पावर के पीछे भागते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इट बिकम्स वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो इनमें जो थीम, जो मेन थीम है वो उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, नेचर ऑफ मैन जो पूछा गया है, स्टेट ऑफ नेचर पूछा गया है, उनकी जो एब्सोल्यूट स्टेट की जो थ्योरी, इसको एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की थ्योरी भी कह सकते हैं, वो है, और कैसे ही वॉज ए यूनिक कम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। हो सकता है इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही है। फाइनली यदि हम लॉक को देखें तो 2022 में एग्जामिन लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए लॉक जो है अपने नेचुरल राइट के चलते सबसे अधिक फेमस है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। उनका कहना है कि ये राइट गॉड गिवन है, स्टेट नेचर से दिया गया है, और ये तब था जब कोई समाज नहीं था, कोई राज्य नहीं था। और ये जो समाज और राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, जो उसको बनाया गया है, वो खुद ही इसलिए इंडिविजुअल ने बनाया है कि उसके नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको फर्दर करे, उसका वो और एंजॉय कर सके। इसलिए कोई भी समाज या स्टेट जो है नेचुरल राइट को छीन नहीं सकती है, ये लॉक का कहना है। और उस नेचुरल राइट में राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट जो राइट टू प्रॉपर्टी है, लॉक कहते हैं, उसमें दोनों राइट जो है लाइफ एंड लिबर्टी निहित है। क्योंकि यदि प्रॉपर्टी है आपके पास, तभी आप एक डिग्निटी का लाइफ जी सकते हो। और लाइफ का मतलब केवल लाइफ नहीं होता है, लाइफ विथ डिग्निटी होता है। और यदि आपके पास प्रॉपर्टी है तभी आपको फ्रीडम है, नहीं तो आप हमेशा गुलाम हो, कोई फ्रीडम नहीं है। सोच के देखो, यदि आपके पास प्रॉपर्टी आपको फ्रीडम देता है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपको जहां जाना है जा सकते हो, पैसे चाहिए होता है, जो खाना है खा सकते हो, लिबर्टी, जहां घूमना है घूम सकते हो, जिस टाइप का लाइफ जीना है जी सकते हो। सो प्रॉपर्टी गिव्स यू लिबर्टी एज वेल एज डिग्निफाइड लाइफ। इसीलिए उनके राइट टू प्रॉपर्टी में बाकी दोनों राइट भी समाहित हैं। 2021 क्रिटिकली एग्जामिन लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट। अगेन वही है जो मैं बोल रहा था कि कैसे नेचुरल राइट जो है वो समाज और राज्य से प्रायर है, कैसे समाज और राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट वाज फॉर्म्ड to protect and further the natural right. So no one, neither the society nor the state can take away the natural right from individual. तो natural right इतना sacrosanct है, और यही जो है लिबरलिज्म का कोर बन जाता है। 2020 में एनालाइज द नोशन ऑफ कॉन्सेंट एंड थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस इन लॉक्स पॉलिटिकल राइटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना था, जो मैंने कहा, कि रूल केवल कॉन्सेंट के बेसिस पे हो सकता है। कॉन्सेंट कैन बी टैसिट, बिना बोले हुए, एक्सप्रेस और एक्सप्लिसिट कह करके। और यदि गवर्नमेंट, जो कि जनता बनाती है, सॉवरेन पीपल है, लेकिन अपने सॉवरेंटी को वो कुछ समय के लिए गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करने देती है अपने रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में, यदि वो गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी हो जाए
यदि वो लॉ के अनुसार ना चले, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसके अनुसार ना चले, तो जनता को पूरा अधिकार है रिबेलियन का, रेजिस्टेंस का और उस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का, लॉक। तो ये सब मैंने अपने गाइड में भी डील किया है, वीडियो में भी, दोनों जगह से देख सकते हैं। इसमें फोकस थीम है उनका थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, स्पेशली प्रॉपर्टी राइट, जो लॉकियन प्रोविसो को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, और उन्होंने जो उस पर कंडीशंस लगाए थे कि प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उनकी कांस्टेंट थ्योरी नहीं, कॉन्सेंट थ्योरी, कॉन्सेंट थ्योरी। इसके अलावा उनका जो कंपैरिजन हॉब्स से नेचर ऑफ मैन, स्टेट ऑफ नेचर और नेचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो मजा आया होगा। एज यूजुअल, जैसे आपके सीनियर्स को आता है और आपको जब एग्जाम देंगे तो कुछ बातें इसमें गूंजेंगी भी, लेकिन ये तो केवल एक प्रिलूड था। आपका मेहनत इस पे है कि कैसे आप जो है कई बार मेरे वीडियोस को देखते हैं और कई बार जो है एग्जाम गाइड से या और भी जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे उसको जम के रिवाइज करते हैं और बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखते हैं, और ऐसे टाइप आंसर को लिखने की कला अभी तक 4 एग्जाम में सीख लिया होगा कि कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं जो 15 से 20% होना चाहिए, फिर कैसे मेन बॉडी लिखते हैं जो करीब 50 to 60% होना चाहिए, और फिर कैसे डिस्कशन एंड कंक्लूजन लिखते हैं जो 20%, 15 to 20% होना चाहिए। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, यदि आप CUET PG ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेलकम है। आप अपने नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पे दे सकते हैं, और गाइड CPP की जो कि अपडेटेड है, आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके जो और है दूसरी CPP के अलावा कौन से है IPT1, उस पर भी आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले लेके आएंगे। और जो DSE सब्जेक्ट है, देखते हैं, मैं प्रॉमिस नहीं करता, आप मेल कर सकते हैं कौन सी DSE आपकी कब है। 1-2 DSE पे भी हम 3 years पेपर के थ्रू आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे। तब तक के लिए विदा।